हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोग्राफी ऑफ बायोलॉजी। हम चैप्टर 13 कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उसका ये लेक्चर 3 होने जा रहा है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसका नाम क्या है, केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस तक हम पढ़ चुके थे, जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है, बिल्कुल सही, वहीं तक पढ़ चुके हम। तो यहाँ से शुरू करते हैं। वे आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। कहाँ पे जो है ATP और NADPH जो हमें अभी मिले थे उस वहाँ से ATP अभी हमारा ATP सिंथेसिस हुआ था केमियोस्मोसिस से। तो वहाँ पे जो हमको ATP मिले थे और NADPH भी मिले थे, जो कि हमारा पहले फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के जो हमारा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवे था, उसके थ्रू हमें NADPH मिला था, ठीक। और ATP हमको केमियोस्मोसिस के थ्रू मिला। अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा वो हम देखने जा रहे हैं। वी लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP NADPH। लाइट रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं वो है ATP मिला था हमको, NADPH और ऑक्सीजन मिला था। ऑफ दिस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट द क्लोरोप्लास्ट वाइल ATP एंड NADPH आर यूज्ड टू डिराइव द प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो जो O2 है, ऑक्सीजन तो निकल जाएगा। जब हमारा वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, जिसके वजह से जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट ल्यूमेन में इकट्ठा हो गए थे, ठीक है, तो जो उसमें से हमें ऑक्सीजन भी मिला था, तो ऑक्सीजन तो बाहर चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाएगा वो, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक। मतलब अगर प्लांट चाहे तो अपने रेस्पिरेशन में उसको इस्तेमाल कर सकता है, पर ज़्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैक्सिमम वो निकाल देता है। जो मिनिमम जो उसको जरूरत पड़ती है वो रखे रहता है अपने पास रेस्पिरेशन के लिए, और फिर वो निकाल देता ज़्यादा पूरा। तो ये ऑक्सीजन तो निकाल देगा, पर ATP और NADPH जो होते हैं वो हमारे फर्दर प्रोसेस के लिए, इसको खाना मतलब फूड बनाने के लिए, जो हमारा फूड सिंथेसिस होगा अभी, फोटोसिंथेसिस जो हमारा मेन चीज़ है फूड बनाना, उसके लिए हमारा ATP और NADPH काम आएगा। उसको आगे हम भेजेंगे। दिस इज़ द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बायोसिंथेटिक फेज है ये। दिस प्रोसेस और डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक। मतलब बायोसिंथेसिस है, मतलब इसको हम डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं, और ये लाइट पे डिपेंड नहीं है, मतलब डार्क रिएक्शन ही है ये, और लाइट पे डिपेंड नहीं होता डार्क रिएक्शन, पर हाँ उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, डायरेक्ट डिपेंड नहीं होता है, बट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स, ठीक। बट इट्स डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर डिपेंडेंट होगा। और लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट क्या थे? ATP एंड NADPH। ATP and NADPH besides CO2 and H2O. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthesis process continues for some time and then stops. ये बताना चाह रहा है कि हमको ये जानकारी आनी होगी, जबकि इसको क्या कहते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती लाइट की, डायरेक्ट ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे डार्क रिएक्शन को, पर फिर भी जब कुछ देर बाद मतलब अगर लाइट अगर इसको नहीं मिल रही है, तो जो हमारा डार्क रिएक्शन है वो भी बंद हो जाता है। इसके पीछे सीधा का साधा कारण ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना होता है लाइट रिएक्शन से, लाइट नहीं है तो प्रोडक्ट तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो उसके वजह से डार्क रिएक्शन पर नहीं चल पाता है। भाई ये बता रहे हैं कि बहुत वंडर बात है कि लाइट रिएक्शन अगर चला गया तो डार्क रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा, अगर लाइट ना रहे तो इनडायरेक्टली वो उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड रहता है। द बायोसिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप, ठीक। कुछ देर तक चलेगा फिर रुक जाएगा। इफ़ देन लाइट इज़ मेड अवेलेबल, और फिर लाइट फिर से अगर अवेलेबल हो जाएगा तो सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन, फिर से जो बनना होता है उसका शुरू हो जाता है। कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेसिस फेज एज द डार्क रिएक्शन इज़ अ मिसनोमर। तो इसको मतलब डार्क रिएक्शन कह सकते हैं। Discuss this amongst yourself. Let us now see how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce C2O, मतलब कि शुगर बनाने के लिए कोई किसी भी तरीके का ये शुगर है,
शुगर बनाने के लिए हमको CO2 को और H2O को कंबाइन करना पड़ेगा. It was of interest to scientists to find out how this reaction proceeded, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into the reaction or fixed. Just after World War II, among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Calvin is exploring the use of radioactive carbon-14 by him in algal photosynthesis studies lead to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. ठीक, मतलब एक मेलविन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट थे. इन्होंने बताया था कि जो हमारा CO2 फिक्सेशन के समय पे जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड होता है. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, हैंस इट वाज कॉल्ड कैल्विन साइकिल. और इन्होंने मतलब पूरे और भी जो अच्छे से मतलब बताया था इसके बारे में, तो इसी वजह से जो साइकिल होती है उसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं. ठीक, इनके नाम पे है, ये मेलविन कैल्विन के नाम पे है. द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई वॉज, मतलब जो इन्होंने ढूंढा था वो पहला प्रोडक्ट था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इन शॉर्ट में इसको हम PGA भी बोलते हैं, और ये 3 कार्बन वाला था. हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज इट हैव. ठीक, इसमें 3 कार्बन थे. सवाल पूछा कि कितने कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन थे इसमें. साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA as the first product of CO2 fixation, or whether any other product was formed in other plants. Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants. इस चीज़ जानने के लिए कि सिर्फ यही बनता है कि जो पहला प्रोडक्ट होगा यही बनता है कि और भी कुछ और किसी और तरीके का भी बनता हो, शायद लोगों ने सोचा होगा. तो यही खोज करते करते वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक. हमने मतलब ये खोज करते करते ये लोग एक प्लांट के ग्रुप को एक खोज कर लिया इन लोगों ने. फिक्सेशन वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड. तो उन्होंने ढूंढा कि जो CO2 फिक्सेशन करते समय एक और प्रोडक्ट बनता है वो भी ऑर्गेनिक एसिड ही होता है, बट वन विच हैव 4 कार्बन. पर इसमें 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन वाला ये होता है. दिस एसिड वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सलोएसिटिक एसिड. तो इसको हमने नाम दिया था ऑक्सलोएसिटिक एसिड, जिसको OAA भी कहते हैं. सिंस देन CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types. तब से 2 तरीके कह दिया गया. Those plants in which the first product of CO2 fixation is a कार्बन 3, मतलब जिसमें 3 कार्बन वाला एसिड देखने को मिलेगा. ठीक, उसको हम C3 पाथवे बोलेंगे. उसमें C3 पाथवे का होगा और उसमें ऑक्सलोएसिटिक एसिड नहीं देखने को मिलेगा C3 वाले में, और जो C4 वाले में होगा उसमें हमें ऑक्सलोएसिटिक एसिड देखने को मिलेगा जो कि 4 कार्बन वाला होगा. और इसी के ऊपर हम प्लांट बना दिया, C3 प्लांट और C4 प्लांट. ठीक, ऐसा कहा जाता है. दिस 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स शोड अदर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट वी विल डिस्कस लेटर. और इसके बारे में हम थोड़ा प्लांट के बारे में कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नीचे हम देखेंगे, बताया जाएगा इसमें. शुरू करते हैं 13.7.1. द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2. जो पहला एक्सेप्टर होता है CO2 का, हम फूड बनाने जा रहे हैं. तो फूड बनाते समय जो पहला जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्व्स a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule have which after accepting fixing CO2 would have 3 carbon of PGA? The studies very expectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon. जो acceptor molecule होता है, मतलब इन्होंने सोचा था कि कितने कार्बन हो सकते हैं जो इसको एक्सेप्ट करेगा, जो CO2 होता है
फिक्सिंग करते समय उसको जो एक्सेप्ट करेगा CO2 को, तो वो कितने कार्बन तक का हो सकता है। और स्टडीज पढ़ाई करते करते उन्होंने समझा, खोज करते करते, कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो 5 कार्बन का कीटोस सुगर होता है, जिसको हम रिबुलोस बाइफॉस्फेट कहते हैं, RUBP कहते हैं। और ये 5 कार्बन वाला होता है, इसमें 5 कार्बन देखने को मिलेगा। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी? डोंट वरी, द साइंटिस्ट्स also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believed that since the first product was C3 acid, the primary acceptor would be 2 कार्बन। तो उन्होंने सोचा था कि जब 5 कार्बन का है पहला प्रोडक्ट जो होगा, 3 कार्बन वाला है, तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा वो 2 कार्बन का होगा। दे स्पेंड मैनी ईयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई 2 कार्बन कंपाउंड, तो 2 कार्बन का ही होता है वो, ये देखने के लिए उन्होंने बहुत से समय बता दिया उसके ऊपर। बिफोर दे डिस्कवर द 5 कार्बन, जब इसको RUBP, मतलब RUBP का खोज करने के बाद जो 5 कार्बन वाला होता है, उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं हो कि 5 कार्बन होता है, तो उसके ऊपर और भी मतलब फर्दर स्टडी करते रहे वो लोग कि शायद 2 कार्बन का हो, पर ऐसा नहीं था, 5 कार्बन का ही होता है वो। 5 कार्बन वाला जो था वो सही था। साइकिल, अब हम केल्विन साइकिल पर जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है फूड बनाने के लिए। और केल्विन साइकिल जो होता है, बैक्टीरिया में भी अगर फूड बनता है, जो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उनमें भी केल्विन साइकिल होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें क्या होता है, हम H2O का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो सल्फ़र का इस्तेमाल, H2S का इस्तेमाल करते हैं, सल्फ़र का, वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो। और उनके बॉडी से सल्फ़र निकलता है ऑक्सीजन की जगह पे। कैल्विन एंड हिज co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner। जो हमारा पाथवे है वो साइक्लिक मैनर में होता है। द RUBP वॉज रीजनरेटेड, लेट अस नाउ, मतलब जो साइक्लिक मैनर में होता है, और RUBP बार बार रीजनरेट होता रहता है, यूज़ होता है, उसका यूज़ होने के बाद फिर से वो रीजनरेट हो जाता है, और फिर उसका इस्तेमाल होता है, एक साइक्लिक तरह होता है, वो साइक्लिक पाथवे होता है ये। एंड लेट अस नाउ हाउ द कैल्विन pathway operates and where the sugar is synthesized. Let us at the outset understand very clearly that the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants. Calvin cycle जो है, Calvin pathway, वो सारे photosynthetic plant में होगा। It does not matter whether they have C3 or C4 or any other pathway। इस पर मैटर नहीं करता कि C3 प्लांट है या C4 प्लांट है, कैल्विन साइकिल जो होता है वो सब में देखने को मिलेगा, C3 C4 पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक है कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे हमारा CO2 ऐड होता है, और फिर रिडक्शन है, फिर उसको रिड्यूस कर दिया जाता है NADPH की सहायता लेके उसको रिड्यूस करते हैं, और फिर रीजनरेशन होता है RUBP का फिर रीजनरेट किया जाता है RUBP को, रिबुलोस बाइफॉस्फेट, रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट भी बोलते हैं उसको। कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, देखते हैं अब। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ठीक, ये CO2 का फिक्सेशन होता है जो कि स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनाएगा। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल। कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है कैल्विन साइकिल का, वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, और RUBP के साथ उसको CO2 को यूटिलाइज किया जाएगा। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, और ये जो एक एंजाइम होता है RUBP कार्बोक्सिलेज, मतलब इसमें जो एक्सेप्ट करने वाला है वो RUBP है, रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक, इसको ये एक्सेप्ट करेगा CO2 को, और एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम के थ्रू, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, और फिर 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले
PGA का फॉस्फोग्लिसराइल ग्लिसरेरिक एसिड जो फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड है उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि 3 कार्बन वाले होंगे. सिंस देन दिस एंजाइम ऑल्सो हैव एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, it would be more correct to called it RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस और रुबिस्को. तो इसको हम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस भी कह सकते हैं या तो इसको हम रुबिस्को भी कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. ये हमारा साइकिल दिया है इसमें. ये देखिए एटमॉस्फेयर से हमें CO2 मिला और हाइड्रोजन मतलब वाटर लिया H2O. फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है. यहाँ पे डॉट डॉट दिखाया गया मतलब यहाँ पे बहुत से प्रोसेस होती है जो मिसिंग है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है. उसके बाद हमारा आता है ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है. इसके बाद रिडक्शन होगा, रिडक्शन वाला भी हम पढ़ेंगे और इसमें ATP और NADPH इस्तेमाल किए जाते हैं. ATP रिडक्शन वाला भी देखते हैं हम. फिर इसके बाद ये होता है और फिर रीजनरेशन होता है. रिडक्शन होने के बाद ही हमारा जो शुगर होता है वो बन जाता है. उसके बाद रीजनरेशन होता है RUBP का, रुबिस्को का मतलब रुबिलोज 1,5-बाइफॉस्फेट का. अब आते हैं रिडक्शन. These are a series of reactions that lead to the formation of glucose. रिडक्शन में मतलब होता है हमारा ग्लूकोज का फॉर्म होता है. तो ये बहुत सीरीज ऑफ रिएक्शन इसमें आते हैं. तो इसमें बहुत से रिएक्शन जिन्होंने मिसिंग कर रखे हैं. द स्टेप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. 2 मॉलिक्यूल ATP के इस्तेमाल किए जाएंगे फॉर फॉस्फोराइलेशन के लिए. मतलब वहाँ पे हमें एक और फॉस्फेट जोड़ना होता है. किसमें 3PGA में जो हम देखे थे उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ना होता है. उसके लिए हम फॉस्फोराइलेशन का इस्तेमाल करते हैं मतलब ATP का लेते हैं, उसका एक फॉस्फेट निकाल के उसमें जोड़ते हैं. N2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल. और दो NADPH का इस्तेमाल किया जाता है CO2 को रिड्यूस करने के लिए. रिड्यूस करके ही मतलब वो हमारा वो बनेगा ना, क्या कहते हैं उसको, शुगर. मतलब शुगर के पास C6H12O6 होता है. तो C6H12O6 है. कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो तो हमको CO2 से मिल जाएगा, पर हाइड्रोजन भी चाहिए होता है क्योंकि हमको शुगर बनाना है. तो हाइड्रोजन जो शुगर में आता है वो कहाँ से आएगा, वो NADPH से मिलेगा हमको. और NADPH के पास हाइड्रोजन जो था वो कहाँ से आया, वो वाटर से आया है. ठीक. NADPH के पास जो वाटर वो आया था वो वाटर से आया था, जो हम पहले हम देख चुके थे उसमें लाइट रिएक्शन में देख चुके हैं. ठीक. इससे पहले जो कि हमारा केमियोस्मोसिस तो शायद उसमें देखे थे हम उससे पहले वाले लेक्चर में. तो उस वहाँ से हमको NADPH बना था जिसमें NADP के पास हाइड्रोजन आया था. जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग में इस्तेमाल होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 का. और जब रिडक्शन ऑफ CO2 होता है तो हमारा शुगर बनता है. द फिक्सेशन ऑफ 6 molecules of CO2 and 6 turns of the cycle are required. तो 6 मॉलिक्यूल होते हैं एक ग्लूकोज में, शुगर में C6H12O6 है. तो 6 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 6 मॉलिक्यूल के ऐड करने के लिए मतलब उसमें फिक्स करने के CO2 के हमें 6 टर्न लेने पड़ेंगे. आर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 molecule ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे. फिर बाद में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निकलता है. 6 टर्न के बाद 1 ग्लूकोज बनता है. उसके बाद आता है हमारा रिजनरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं होगा रिजनरेशन तो नहीं बन पाएगा हमारा शुगर, क्योंकि एक ही बार हो पाएगा, दूसरी बार जो RUBP है वो रिजनरेट नहीं हो पाएगा, तो दोबारा CO2 को ऐड नहीं कर पाएगा वो. रिजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर जिसको हम बोलते हैं RUBP इज़ क्रूशियल इफ़ द साइकिल इज़ टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड. अगर इसको बिना रुके चलाना है तो उसके लिए हमारा रिजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. द रिजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP.
तो जो इसमें होता है इसमें स्टेप्स होते हैं जिसमें कि हमारा जो ATP होता है, मतलब इसमें भी एक ATP का इस्तेमाल होता है फॉस्फोराइलेशन को RVP में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे भी ATP खर्च करना पड़ता है। इसके बाद है हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स, हर CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए एंटरिंग द कैल्विन साइकिल में एंटर करने के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड। कैल्विन साइकिल के लिए हमारा 3 मॉलिक्यूल ATP का 3 मॉलिक्यूल लगेगा, ठीक है, कैल्विन साइकिल के लिए, और 2 मॉलिक्यूल लगेगा NADPH का और रिक्वायर्ड, 2 NADPH रिक्वायर होंगे। It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. To make one molecule of glucose, एक मोलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न लेने पड़ते हैं of the cycle are required. Work out how many ATP and NADP molecule will be required to make one molecule of glucose through the Calvin pathway. It might help you to understand all of this if we look at what goes in and what comes out of the Calvin cycle. तो मतलब Calvin cycle में हम क्या क्या देते हैं, 6 CO2 देंगे और 18 ATP लगता है और 12 NADPH लगता है, और निकलता क्या है, एक ग्लूकोज निकलेगा, 18 ATP निकलता है और 12 NADPH निकलता है। तो साफ सीधी बात यह है कि 18 ATP लगेगा और 12 NADPH लगता है। जो भी सवाल यहाँ पूछा गया था कि कितना एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना हमको ATP और NADPH लगेगा, वो 18 ATP है और 12 NADPH होता है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP लगता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक, 3 मॉलिक्यूल, ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है, इससे हम समझ सकते हैं 3 मॉलिक्यूल ATP का वो रखा है ना, और दो है NADPH का, 3 है, तो ये तीन एक बार के लिए है। एक बार जब CO2 होगा तो 3 मॉलिक्यूल लगता है, और हमको कितनी बार करना है, 6 बार करना है, तो 6 3 18 हो गया। और जिसमें यहाँ पे देखो ये 2 है NADPH और हमको कितनी बार करना है, 6 बार करना है, तो 6 2 12 हो गया 12, ठीक। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैसे कैसे होता है। फिर इसके बाद है हमारा C4 पाथवे। ये C4 पाथवे जो है C4 प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक। अभी तो जो हम देखे थे वो C3 प्लांट में था, C4 प्लांट में थोड़ा सा चेंजिंग है, पर जो कैल्विन साइकिल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पर जो एक्सेप्टर है उसमें चेंजिंग होगा। द C4 पाथवे, प्लांट्स दैट आर अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे। जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं उनमें C4 पाथवे देखने को मिलता है, पर जो बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल ही ड्राई मतलब जो कुछ ज़्यादा ही सूखा मरुस्थल एरिया हो, जैसे कि क्या नाम है उसका, रेगिस्तान के लिए जो होता है वहाँ पे भी C4 प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, उसके लिए एक अलग ही प्लांट होते हैं, उनको कहते हैं CAM प्लांट, वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, उनके पास भी कुछ अलग ही फैसिलिटी होती है, वो वहाँ पे कर पाते हैं, ठीक। तो पहले हम C4 देखते हैं, CAM के बारे में नहीं दे रखा है इसमें, तो C4 देखते हैं। मैं सेड अर्लियर दो दीज प्लांट्स हैव द C4 ऑक्सलोएसिटिक एसिड, ठीक। ऑक्सलोएसिटिक एसिड होता है एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, दे यूज द C3 पाथवे और द कैल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक। कैल्विन साइकिल इसमें भी होगा। देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, ये कह रहा है कि अगर जो हमारा जो कैल्विन साइकिल ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस चीज़ में ये डिफरेंट है। दिस क्वेश्चन इज दैट यू मे रिजनेबल आस्क, तो ये नीचे अभी पता चल जाएगा हमको किस लिए होता है, देखते हैं हम। C4 प्लांट्स आर स्पेशल, C4 प्लांट जो होते हैं स्पेशल होते हैं, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, इनके पास लीफ एनाटॉमी भी डिफरेंट होती है थोड़ी सी, ठीक। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी में रिस्पॉन्स करते हैं, टॉलरेट इंटेंसिटी। दे लैक कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, और इस पर फोटो रेस्पिरेशन, इसमें अच्छी बात यह है कि जो इनमें हमको एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन जो C3 प्लांट में देखने को मिलता है। अगर जैसे कि ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है CO2 से, तो
CO2 लेने के बजाय ऑक्सीजन ले लेता है, तो वहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस होने के बजाय रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। और अगर वो कभी कभार जब रोशनी की वजह से होता है, लाइट की वजह से जब होता है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से भी कभी कभार ये रेस्पिरेशन होता है, तो उसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, फोटो की वजह से, मतलब लाइट की वजह से। पर C4 प्लांट में ये एक खासियत है कि इसमें लाइट रिएक्शन होने के बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ CO2 को ही लेते हैं। इसमें खासियत है, क्योंकि इनका अभी देखते हैं क्यों लेते हैं ये, तो वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, अभी नीचे आएगा तब बताऊँगा। पर इसमें खासियत होती है कि सिर्फ और सिर्फ CO2 को ही लेते हैं। इसमें सिलेक्शन करने की मतलब कैपेबिलिटी होती है, सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा CO2 है, हमको CO2 ही लेना है, ऑक्सीजन से नहीं बाइंड करना है। नीचे देखते हैं अभी, एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और इनके पास बहुत अच्छे से मतलब बना सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है, कभी कभार जैसे कि C3 प्लांट में ऑक्सीजन आ गया अंदर, CO2 की जगह पर ऑक्सीजन आ गया, तो जो RUBP है, रिबोसोम बाई 5 फॉस्फेट, वो हमारे O2 को ऐड कर लेता है CO2 की जगह पे, उससे बाइंडिंग कर लेगा। तो अब रिजनरेशन बनने का तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है CO2 जो जरूरत पड़ता है बनाने के लिए, शुगर बनेगा नहीं उससे ऑक्सीजन ऐड होने पे। पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि पूरा साइकिल होने के बाद जब रीजनरेशन वाला आएगा, तो वहाँ पे ATP खर्च होगी है, बस सिर्फ ATP खर्च होता है, बस और कुछ नहीं होता इसमें, जब अगर ऑक्सीजन आ गया तो। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो ऑक्सीजन ऐड होने वाला नहीं है, ऐसी फैसिलिटी है इसमें, तो इसके वजह से प्रोडक्टिविटी इनकी जो होती है बढ़ जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन, तो समझते हैं कैसे होता है ये। Study vertical section of leaves of C3 plants and the other of C4 plants. Do you notice the differences? Do both have, मतलब जब लीफ की स्टडी करते हैं C3 और C4 प्लांट की, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। डू बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ मेसोफिल्स? हाँ, मेसोफिल सेम होते हैं। डू दे हैव सिमिलर सेल अराउंड द वैस्कुलर बंडल सीट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। C4 प्लांट में थोड़ा डिफरेंट होता है, अभी देखते हैं क्या होता है। द पर्टिकुलरली लार्ज cells around the vascular bundle of the C4 pathway plants are called bundle sheath cells. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बंडल शीथ सेल देखने को मिलेगा, ठीक। मेसोफिल सेल उसको सराउंड करेगा, और बंडल शीथ सेल जो होगा उसमें हमारा जो फर्दर प्रोसेस होता है वो यहाँ पर होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। आगे देखते हैं। एंड लीव्स which have such anatomy are said to have Cranch anatomy, और इसको हम Cranch anatomy बोलते हैं। Cranch means wreath and is a reflex of the arrangement of cells. The bundle sheath cells में form several layers, ठीक। ये जो बंडल शीथ है वो several layers में हो सकते हैं। around the vascular bundle के अराउंड में दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इनकी खासियत होती है इसमें बहुत से नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। थिक वॉल्स impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces। और इनकी अच्छी बात यह है कि इनमें थिक वॉल होता है, जिसकी वजह से कोई गैस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया वो भी नहीं आ पाएगा, और भी खासियत होती है जिसके वजह से नहीं आ पाता है। पर ये भी एक तरीका मान सकते हैं जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा है, ठीक। पर ये मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ कुछ और, ये बढ़िया चीज़ है, वो उसको देखेंगे अभी नीचे। तो ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ द C4 प्लांट, मेज और sorghum, जैसे कि एग्जाम्पल है मेज और sorghum, to observe the Cranch anatomy and the distribution of mesophyll cell. It would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut a vertical section of the leaves. Observe under the microscope. Look for the bundle sheath around the vascular bundles. The presence of the bundle sheath would help you identify the C4 प्लांट। तो जो बंडल शीथ देखने को मिलते हैं वो सिर्फ C4 प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो C4 प्लांट मतलब अगर आपको बंडल शीथ दिख रहा है पत्तों में, तो समझ जाइएगा वो C4 प्लांट्स हैं।
ठीक, ओके। नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन फिगर 13.9 कौन सा फिगर है भाई, ये वाला है, ठीक 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 ओके। अभी देखते हैं। दिस पाथवे दैट हैज़ बीन नेम्ड द हैच एंड स्लैग पाथवे, इसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे बोलते हैं। ये सी प्लान में देखने को मिलता है। इज अगेन ए साइक्लिक प्रोसेस। लेट अस स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप्स। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 3 कार्बन। जो पहला CO2 एक्सेप्टर होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला होगा, जिसको हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बोलते हैं, PEP। ठीक, उसमें क्या था, C3 प्लांट में 5 कार्बन वाला होता है जिसका नाम होता है RBP, पर इसमें PEP होगा जिसको हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बोलते हैं। एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, और ये मेसोफिल सेल में देखने को मिलेगा। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज PEP कार्बोक्सिलेज, और PEP कार्बोक्सिलेज जिसको हम PEP केस भी बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर डेट द मेसोफिल सेल लैक रिबिस्को, और इसमें रिबिस्को नहीं होगा, रिबिस्को एंजाइम। द C4 acid OAA is oxalic acetic acid is formed in the mesophyll cell, और जो हमारा C4 एसिड होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है OAA ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, कैरेक्टरिस्टिक है हमारा C4 प्लांट का, वो मेसोफिल सेल में बनेगा। इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड, फिर उसमें मैलिक एसिड बनता है, और एस्पार्टिन बनेगा, एस्पार्टिन एसिड in the mesophyll cells itself, which is transported to the bundle seed cell. In the bundle seed cells, these C4 acids are broken down to release CO2 and a 3 carbon molecule, और ये CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। कहाँ पे, बंडल सीड सेल में। मतलब जो आगे का प्रोसेस होता है ना, वो बंडल सीड सेल में होता है। जो प्रोसेस हम C3 प्लांट में देखे थे, फोटोसिंथेसिस बनने का, ग्लूकोज बनने का, वो हमारा मेसोफिल सेल में हुआ था। पर इसमें क्या होगा, अब आगे का जो प्रोसेस होने वाला है वो हमारा सब बंडल सीड सेल में होगा। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल वेयर इट इज कन्वर्टेड टू PEP अगेन। तो 3 कार्बन वाला जो है वो तो वापस चला जाएगा। हमको तो CO2 मतलब था ना, तो CO2 तो हमको मिल गया, और 3 कार्बन वाला जो था हमारे पास, जो जिसको हम PEP बोलते हैं, वो वापस चला जाएगा। दोबारा से PEP बनाने अगेन 10 कंप्लीटिंग द साइकिल, और साइकिल कंप्लीट करने में हेल्प करेगा CO2 हमारा। तो CO2 रिलीज्ड इन द बंडल सेल्स एंटर्स द C4 और द कैल्विन पाथवे। अब CO2 जो है वो C3 या फिर कैल्विन पाथवे में अब इंटर करेगा, और यहाँ पे हमारा साइकिल पूरा होगा। पाथवे कॉमन टू द ऑल प्लांट, और ये पाथवे सबके लिए कॉमन होता है। द बंडल सेल्स आर, बंडल सेल देखते हैं, ये और छोटा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन तो देखिए यहाँ एटमॉस्फेयर से हमारे पास CO2 आया, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, मेसोफिल सेल सही होगा जो भी होगा, यहीं से CO2 आएगा हमारा एटमॉस्फेयर से। और ये H3O3 जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, PEP, ये 3 कार्बन वाला यही है, और फिक्सेशन यहाँ पे होगा। रिजनरेशन आते समय वापस जब आएगा तब होगा। फिक्सेशन हो गया यहाँ पे, और जो हमारा PEP था वो OAA ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, C4 एसिड में। फिर एंटर करेगा हमारा बंडल सीड सेल में, और मेरा हमारा बंडल सीड सेल ट्रांसपोर्ट आ गया हमारा बंडल सीड सेल। यहाँ पे C4 एसिड जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। इसमें कार्बोक्सिलेशन मतलब जो CO2 है वो यहाँ से निकलेगा C4 एसिड में से। OAA जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, उसमें से CO2 बाहर निकल जाएगा, और ये जो है हमारा C3 में काम आएगा, C3 एसिड में, और ये CO2, ये तीनों काम आएंगे इस दोनों में। और जो हमारा 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल बचेगा वो यहाँ से वापस चला जाएगा यहाँ, और यहाँ पे आके रीजनरेट हो जाएगा। ये C3 वाला एसिड है, और यहाँ से हमारा फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड PEP बनेगा, फॉर्म होगा दोबारा अगेन। अगले साइकिल के लिए काम आएगा इसके लिए, और इसको हम बोलते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे, जो कि C4 प्लांट में देखने को मिलता है।
rich in an enzyme ribulose biphosphate carboxylase oxygenase Rubisco but lack PEP case। अब यहाँ पे क्या है, PEP नहीं होगा पर Rubisco होगा, क्योंकि अब हमारे C3 वाला काम होने वाला है कहाँ पे, बंडल सेल में। तो यहाँ पे Rubisco देखने को मिलेगा जो कि रिबुलोस biphosphate carboxylase oxygenase है, but lack PEP। Thus the basic pathway that results in the formation of the sugars, the Calvin pathway, is common to the C3 and C4 plants। Did you note that the Calvin pathway occurs in all the mesophyll cells of the C3 plants? Calvin pathway जो होता है वो सारे मेसोफिल सेल में होता है C3 प्लांट्स के, सब में होता है। In the C4 plants it does not take place in the mesophyll cell। C4 प्लांट में ये mesophyll cell में नहीं था, बंडल सेल में होता है, ठीक, but does so only in the बंडल सेल cell। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है तो ये आंसर भी दे रहा है साथ में और पूछ भी रहा है, कोई नहीं। तो फिर से एक बात बता देता हूँ, जो हमारा बंडल जो C3 प्लांट होता है उसका जो हमारा कैल्विन साइकिल होता है वो मेसोफिल में होगा, मेसोफिल में। और जो C4 प्लांट होते हैं उसका जो कैल्विन साइकिल हो, मैं कैल्विन साइकिल की बात कर रहा हूँ, पहला CO2 एक्सेप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो वो बंडल सेल में होगा क्या चीज़, मेसोफिल का वो जो कैल्विन पाथवे जो है वो बंडल